उसके बाद धीरे धीरे रात घिरने लगी और जया की बारात भी आ गई। चारों ओर खुशियों की फिजा फैली हुई थी। अंधेरी रात में हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। आतिशबाजी फूट रही थी और उससे आकाश में रिमझिम रोशनी हो रही थी। सभी बाराती डांस गाने में मशगूल थे। इधर राजेश, अमित, विक्रम, मोहन और उसके सभी दोस्त, भाई, रिश्तेदार बारात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। आज राजेश काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और शर्ट के ऊपर कोट पहने हुए और सर पर पगड़ी बंधे हुए बहुत ही जच रहा था। इधर घर की रेलिंग पर लेडीज़ों की भीड़ में नीलिमा की नज़र बार बार राजेश को देख रही थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। नीलिमा भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, ब्लैक कलर का शरारा सूट पहने हुए और सर पर एक बालों का जूड़ा बंधे हुए बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी अचानक राजेश की नज़र बारात से दूर एक पेड़ के नीचे लाल कलर की साड़ी में शॉल ओढ़े हुए एक लड़की पर पड़ी। इस लड़की को देख राजेश का दिमाग ठनक उठा, क्योंकि यह लड़की वही थी जो उस रात राजेश और विक्रम को मिली थी और उसकी नज़रें लगातार उस बारात को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिख रहा था। राजेश की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। जिन विचारों में राजेश का दिमाग 2 दिनों से लगा हुआ था, वही अनसुलझी पहेली आज उसे नज़र आ ही गई। इससे पहले राजेश उस तक पहुंचता, अचानक ही वो उस पेड़ से गायब हो गई। राजेश अचंभित होकर उसे हर तरफ खोज रहा था। उसी समय अमित ने उससे कहा, क्या हुआ राजेश, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं यार, तू चल, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो इस महफिल से निकल गया। अब राजेश की एक ही कोशिश थी, किसी तरह उस लड़की को खोजना और उसके बारे में सब कुछ मालूम करना। राजेश बारातियों से दूर और भीड़ भाड़ से अलग एक एकांत स्थान पर आ गया। अभी भी उसकी निगाहें हर दिशा में उस लड़की को तलाश कर रही थी। तभी उसने देखा उस लड़की की परछाई एक गली से निकली और दूसरी तरफ तेजी से चली गई। राजेश फौरन ही उसके पीछे लग गया। चलते चलते वो एक मंदिर के पास आ गया, जहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और पास में एक चबूतरा बना हुआ था, मगर राजेश को वो नज़र नहीं आई। राजेश हताश होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी कोशिश विफल हुई तो वो वापस जाने लगा। राजेश, अचानक ही एक लड़की की आवाज़ आई, कौन हो तुम? राजेश ने उससे कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। उसने राजेश से कहा। ये सुनकर राजेश को एक झटका सा लगा। उसने तुरंत ही कहा, मगर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रही हो? शायद तुम वही नीली आंखों वाली लड़की हो जिस रात तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। हाँ राजेश, मैं वही नारी हूँ जिस पर कुछ जालिमों ने अत्याचार किया है और मुझे जान से मार दिया। आज मैं दर दर भटक रही हूँ उन दरिंदों से इंतकाम लेने के लिए, और मेरे दिल में दहक रही बदले की आग तभी शांत होगी जब मेरे हत्यारे इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। जब राजेश ने यह सुना तो वो अंदर तक हिल गया, शॉक्ड सा हो गया, दिमाग सन रह गया। ओह माय गॉड, ये लड़की एक आत्मा है। इसका मतलब गुप्ता के घर पर जिस तस्वीर में मैंने मर्द लड़की को देखा था, कहीं वो यही तो नहीं? तभी राजेश बोल पड़ा, देखो राधिका, तुम्हारा नाम राधिका है ना? देखो राधिका, मुझे नहीं मालूम था तुम एक अतृप्त आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? किसने तुम पर जुल्म किया? आखिर तुम्हारे अतीत की कहानी क्या है? प्लीज़ मुझे बताओ। राजेश, बस इतना ही समझ लो, 2 प्रेम करने वालों को एक भयानक सज़ा मिली है और हमारे प्रेम को ख़त्म करने वाले इसी गांव में रहने वाले हैं, और अब वो लोग इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इसी के साथ आवाज़ आनी बंद हो गई। राजेश हैरत और अचंभित होकर वहीं खड़ा रहा। अब उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और उन सवालों के कोई भी जवाब उसके पास नहीं थे। मायूस होकर राजेश शादी के फंक्शन में लौट आया। धीरे धीरे ये विवाह संपन्न हुआ और जया की विदाई भी हो गई। उसके दूसरे दिन घर में सभी लोग एक साथ मौजूद थे। राजेश के चाचा ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। एक बार राजेश गुप्ता की लड़की को देख ले
और उसे पसंद कर ले तो सारी बातें एक साथ हो जाएंगी। क्यों राजेश, तुम्हारा क्या कहना है? मगर राजेश गुमसुम और खामोश बैठा था। ये देख राजेश के फूफा ने कहा, क्या बात है राजेश, तुम किस दुविधा में हो? आखिर तुमने ही इस रिश्ते की मंजूरी दी थी। राजेश ने कहा, वो नहीं फूफा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। राजेश की बात सुन विक्रम ने उसकी तरफ देखा और वो समझ गया आखिर राजेश किस बात को लेकर इतना परेशान है। तभी राजेश की बुआ बोल पड़ी, अजी लड़के के सामने ही उसकी शादी की विषय में चर्चा हो रही हो तो ऐसे में हर लड़का बड़ों के बीच ऐसे ही शर्माता है। क्यों राजेश? बुआ की बात पर सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद एक फैसले को लेकर सभी लोग नीलिमा को देखने के लिए और शादी के विषय में बात करने के लिए तैयार हुए। उसी वक्त रणधीर गुप्ता के घर पर उनकी पत्नी अकेली थी। गुप्ता जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और नीलिमा भी घर नहीं थी और उनका बेटा अरुण भी कहीं और था और घर के सदस्य किसी न किसी काम में बिजी थे। जब गुप्ता की पत्नी ऊपर वाले एक रूम में आईने के सामने मेकअप में लगी हुई थी, उसी समय उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई दी और साथ में अजीब सी आहट आने लगी। ये सुनकर वो सब छोड़कर कमरे से बाहर आई। तभी उन्हें एक परछाई नजर आई। वो हल्का सा घबराई और देखते ही देखते एक औरत का अक्स लाल जोड़े की साड़ी में उनके सामने खड़ी नजर आई। बिखरे हुए बाल, हाथों में लगी हुई मेहंदी, माथे पर एक सुंदर बिंदिया और उसे एकटक देखने वाली उसकी नीली आंखें। इस औरत को देख गुप्ता की पत्नी के होश उड़ गए। पैरों तले जमीन हट गई। उनका मुंह खुला ही रह गया। एक दहशत और खौफ उस चेहरे को देखने के बाद उसके दिलो दिमाग में हावी हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम जिंदा हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी। उसकी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उससे बोली, क्यों सुनंदा, मुझे देखकर तुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं या नहीं? बहुत ही कृत और घिनौना कार्य किया है तुमने मेरे साथ। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं। चीखते हुए गुप्ता की पत्नी सुनंदा सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे भागता हुआ देख वो नीली आंखों वाली लड़की वहां से गायब हुई और एक धुआं बनकर उसके सामने प्रकट हो गई। अब तो सुनंदा की जान हलक में अटक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने भय और दहशत से उससे कहा, राधिका बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। मौत को सामने देखकर तुझे वो रिश्ते याद आ गए जिसे तूने अपने पैरों तले कुचल दिया था। मुझे जान से मारकर मेरे अरुण को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन आज तू जिंदा नहीं बचेगी। इसी के साथ उस लड़की का चेहरा भयानक होता चला गया। नीली सुंदर आंखें खतरनाक हो गई, दांत नुकीले नजर आने लगे, बालों की जुल्फें चेहरे पर उड़ने लगी। ये देख सुनंदा के हार्ट को एक झटका पड़ा और वो गश खाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी और लुढ़कते हुए नीचे आने लगी। उसी समय नीलिमा घर पर आई और जब उसने अपनी माँ की जख्मी और चोटिल हालत में देखा तो वो चीखकर उसकी तरफ दौड़ी, मम्मी, ये सब कैसे हुआ मम्मी? अपनी माँ को इस हाल में देख नीलिमा बेतहाशा घबरा गई और रोने लगी। सुनंदा की हालत बहुत ही नाजुक थी। सर पर एक गहरी चोट लगी थी, जगह जगह फर्श पर खून फैला हुआ था और साथ में शरीर पर कई जगह चोट और खरोंच के निशान थे और उसकी निगाह सीढ़ियों पर लगी हुई थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। राजेश घर पर बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। उधर उसका दोस्त विक्रम फोन पर बातें करने में बिजी था। उसी समय अमित घबराहट में घर पर आया। आते ही वो राजेश से बोला, राजेश, अब हम लोग रणधीर चाचा के घर ये रिश्ता लेकर नहीं जा सकते। क्या हुआ अमित, तुम इतना परेशान क्यों हो और साथ में घबराए हुए भी लग रहे हो? राजेश ने उससे सवाल किया। एक अनर्थ हो गया है राजेश। नीलिमा की माँ सीढ़ियों से गिर गई है और उनके सर पर गहरी चोट भी लगी है। वो इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अमित एक ही सांस में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुन राजेश को एक झटका सा लगा। वो एक सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने राजेश से कहा, ये सब कैसे हुआ अमित? पता नहीं राजेश, ये सब कैसे हुआ। अभी मोहन से मिलने के बाद मुझे ये खबर मिली है, अमित ने राजेश से कहा। अब इस मुश्किल भंवर में एक और मुसीबत ने दस्तक दी।
अभी तक राजेश उस नीली आंखों वाली एक रूहानी आत्मा लड़की के विषय में सोच सोचकर परेशान हो रहा है, जिसके संबंध शायद गुप्ता फैमिली से हैं और गुप्ता की लड़की से उसके विवाह के रिश्ते को लेकर वो गहरी दुविधा में था। अब इस नए संकट का सूत्रधार कहीं वो नीली आंखें तो नहीं। अब इसका पता हॉस्पिटल जाकर ही मालूम होगा। उसके बाद सभी नीलिमा की मां को देखने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर नीलिमा के साथ उसके बड़े भाई अरुण और घर के परिजन भी मौजूद थे। सभी के चेहरे पर दुख और चिंता दिख रही थी। सबसे ज़्यादा गम में नीलिमा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय राजेश के साथ सभी लोग उनके पास आए। देखा, नीलिमा की मां सुनंदा काफ़ी सीरियस थी। सर पर एक गहरी चोट थी। ये सब कैसे हुआ नीलिमा? राजेश ने नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नीलिमा ने राजेश की तरफ देखा और भर्राए हुए आवाज़ में बोली, राजेश, जब मैं घर पर पहुंची तो माँ सीढ़ियों के नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। उन्हें काफ़ी चोट आई हुई थी। ये देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कहते हुए नीलिमा रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली, हाँ, कुछ दिनों पहले मम्मी कह रही थी घर में अजीब सी आहट होती रहती है। ऐसा लगता था कोई इस घर में मौजूद है। अब ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। नीलिमा की इस बात पर राजेश का जहन कौंध उठा। उसे नीली आंखों वाली लड़की की कही बात याद आने लगी, मगर फिर भी उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसी बीच राजेश ने यह नोटिस किया कि नीलिमा तो अपनी माँ की इस हालत पर काफ़ी रो रही थी, मगर उसके भाई और उनके चेहरे पर कोई रंज नहीं था और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख। ये देख राजेश को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसी हालत में एक माँ के लिए बेटे पर कोई असर ही नहीं। उसी रात छत पर राजेश, विक्रम, अमित तीनों चाय पीते हुए एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी राजेश ने उससे एक सवाल किया, अमित, ये गुप्ता के बेटे अरुण की पत्नी का क्या नाम था? अमित ने राजेश की तरफ देखा और उससे कहा, राजेश, अरुण की बीवी का नाम राधिका था। मगर ये सवाल क्यों राजेश? बस अमित का कहना था। राजेश को ऐसे लगा उसे 440 वोल्ट का ज़बरदस्त झटका लगाओ। हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ, हे भगवान, आखिर मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। राजेश मन ही मन में बुदबुदाया। राजेश, उस रात एक नीली आंखों वाली लड़की जब हमें मिली थी उसने भी अपना नाम राधिका ही बताया था। इसका मतलब जो तू कह रहा था। दोनों की बात काटते हुए अमित बोल पड़ा, आखिर बात क्या है राजेश? तुम किस दुविधा में हो? तब राजेश ने सारी सच्चाई अमित को बताई, जिसे सुन अमित को भी हैरत का एक झटका लगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? राधिका की भटकती हुई आत्मा? ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि आज तक तो गांव में किसी का सामना राधिका की आत्मा से हुआ नहीं। फिर वो तुमसे कैसे टकराई? हो सकता है राजेश, ये राधिका नाम की कोई और लड़की हो और तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हो। यही तो एक उलझन और परेशानी का विषय है, और मैं उस लड़की का चेहरा भी सही से नहीं देख पाया। अमित, मुझे ये बताओ, राधिका की मौत कैसे हुई थी? राजेश की इस बात पर अमित ने चाय का कप ट्रे में रखा और कुछ सोचकर उसने आज से 2 साल पहले की एक घटना को राजेश के सामने बयान किया। राजेश, ये बात शायद तुम नहीं जानते हो। नीलिमा की माँ यानी सुनंदा रणधीर चाचा की दूसरी पत्नी है। अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और अरुण उसका अपना बेटा नहीं, सुनंदा उसकी सौतेली माँ है। यही कारण है आज तक वो अरुण को अपने इशारों पर चलाती आई है। आज तक अरुण ने वही किया जो उसकी सौतेली माँ ने कहा। लेकिन जब अरुण को राधिका नाम की एक लड़की से मोहब्बत हुई तो अरुण उससे दूर होता नजर आया, क्योंकि वो जो चाहती थी अब वो नहीं हो रहा था। और इसका कारण था परी जैसी खूबसूरत राधिका। राधिका निर्जलपुर गांव की रहने वाली एक किसान की लड़की थी। राधिका एक सुंदर, सुशील, गुणवान, नीली आंखों वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। एक बार अरुण ने सावन के महीने में राधिका को एक बाग के खलिहान में देखा था। उस दिन राधिका अपनी सखियों के साथ
बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुंदर आंखें, माथे पर एक सुंदर बिंदिया, हाथों में एकाध चूड़ियाँ और येलो कलर के सूट में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी जुल्फ़ें बार बार चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखने के बाद वो राधिका की सुंदरता पर फिदा हो गया और उससे मोहब्बत कर बैठा। अरुण से मिलने के बाद राधिका को भी अरुण से उतना ही लगाव हो गया और दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत हो गई। तब अरुण ने यह फैसला किया कि वो राधिका को अपनी अर्धांगिनी ज़रूर बनाएगा। लेकिन ये बात जब अरुण के फैमिली वालों को मालूम हुई तो सुनंदा उससे बेहद नाराज़ हुई और उसे अपने काम बिगड़ते नजर आए, क्योंकि वह अरुण की शादी कहीं और करना चाहती थी जिसमें उसका अपना एक फ़ायदा था। उसने अरुण को मनाने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश नाकाम हुई। अरुण को अपने फैसले और ज़िद के आगे ना तो रणधीर गुप्ता की चली और ना ही सुनंदा की चली। उसके बाद अरुण के अड़िग फैसले के आगे रणधीर चाचा हार गए और सुनंदा की भी एक नहीं चली। आखिर रणधीर चाचा राधिका के पिताजी से मिले और अरुण और राधिका की शादी के विषय में उनसे बातचीत हुई। धीरे धीरे ये रिश्ता तय हुआ और कुछ दिनों के बाद अरुण और राधिका का विवाह धूमधाम से हुआ। राधिका की डोली उसके घर से चलकर अरुण के आंगन में आ गई। राधिका से विवाह के बाद अरुण बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ सुनंदा इस विवाह से जल भुन सी गई थी। वो अरुण से हमेशा कटकर रहती, उससे बात करना बंद कर दिया। राधिका के रूप में उसने उसे बहुत स्वीकार नहीं किया। उसकी आंखों में राधिका एक फांस बनकर चुभने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और घर में सुनंदा का व्यवहार राधिका के लिए अच्छा नहीं था। बात बात पर उसे ताने देना, उसे बुरा भला कहना, ये सब होता रहा। इस बात से अरुण को बहुत दुख होता, मगर वह चुप ही रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका के प्रति सुनंदा का व्यवहार बदला। उनका कठोर दिल नरम हो गया। उसके बाद राधिका को वो मानने लगी और इस तरह गुप्ता फैमिली में हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन अरुण को अपने एक दोस्त की शादी में शहर जाना था। उसके दोस्त ने खास करके उसे इनवाइट किया था, सो वो मना नहीं कर पाया। अरुण अपनी बीवी राधिका के साथ इस शादी को अटेंड करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अरुण ने सोचा, दोस्त की इस शादी में उसने कोई गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए उसने कोई तोहफा तो लिया ही नहीं। ये सोचकर अरुण ने कार को एक बड़े से दुकान के पास साइड में खड़ा कर दिया और राधिका को उस कार में छोड़ उस दुकान में चला गया। मात्र 20 मिनट के बाद जब अरुण वापस लौटा तो राधिका उस कार में नहीं थी। ये देख अरुण ने आसपास उसे ढूंढा, मगर उसका कहीं भी कोई पता नहीं था। वो घबरा गया। उसने राधिका को कॉल भी नहीं किया क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन कार में ही पड़ा था। तरह तरह की शंकाएं उसे घेरने लगी। मन विचलित सा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद वो वापस घर आ गया। घर पर जब ये खबर हुई तो घर के सदस्य परेशान हो गए और राधिका की नीयत पर शक भी करने लगे। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई और इधर उधर की बातें करने लगे। राधिका, जो काफ़ी खोजने के बाद उसे हर जगह पता किया, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं था। तब अरुण ने पुलिस थाने में जाकर राधिका के गुम हो जाने की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके अगले दिन गांव में एक सनसनीखेज खबर फैली। पुलिस को अचलपुर गांव से दूर एक घने बीहड़ जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी। देखने में वो कोई लेडीज़ मालूम होती थी, मगर उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। चेहरा बेकार हो गया था। लेकिन बॉडी की जांच पड़ताल, छानबीन और उसकी कुछ निशानी के तौर पर यह मालूम हुआ ये जली हुई बॉडी राधिका की थी। राधिका की मौत जैसे अरुण पर एक तूफानी गाज गिरी हो। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी राधिका उसे छोड़ गई। उस दिन अरुण पर मुसीबत ने गहरी दस्तक दी। वो फूट फूट कर रोया। राधिका के निधन से गुप्ता फैमिली में एक कोहराम मच गया। सभी लोग बहुत आहत हुए, लेकिन ये नहीं मालूम हो पाया ये सब कैसे हुआ। जब से राधिका अरुण को छोड़ इस दुनिया से गई है, उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई। हंसता मुस्कुराता चेहरा बुझ सा गया। पागल दीवानों की तरह इधर उधर घर से दूर रहने लगा।
और शराब पीने लगा। ना जाने क्यों अरुण ने राधिका की मौत का कसूरवार सबसे ज्यादा अपनी सौतेली मां सुनंदा को ठहराया। लेकिन पुलिस ने यह पता नहीं कर पाई आखिर राधिका के साथ इतनी नीच और हैवानियत भरा कार्य किसने किया था। उसके बाद अमित खामोश हो गया। राजेश और विक्रम अभी भी अमित की तरफ देख रहे थे। इस कहानी को सुनकर राजेश का जहन कुछ सवालों से मुक्त हुआ, लेकिन अभी भी कुछ अलंबित है जो पर्दे के पीछे है। फिलहाल राजेश को पूरी तरह से यकीन हो गया। बार बार उसे नजर आने वाली वो नीली आंखों वाली स्त्री राधिका ही है, जिसकी दर्दनाक मौत का खुलासा नहीं हो पाया, और उसकी आत्मा इस मौत के रहस्य को बेनकाब जरूर करेगी। क्या सोच रहे हो राजेश? क्या सच में वो अतृप्त आत्मा राधिका ही है? विक्रम ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। राजेश ने विक्रम और अमित से कहा, आत्मा, भूत प्रेत और रूहानी शक्तियों पर बिलीव अब इंसानों के अंदर ज़्यादा नहीं देखा गया है, और आज के दौर में इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं। फिलहाल हमें इंतज़ार है नीलिमा की माँ के होश में आने का। अब वही सारी सच्चाई बता सकती है। तभी राजेश की बुआ छत पर आई और उन तीनों से बोली, अरे तुम लोग कब तक जागते रहोगे? जरा घड़ी में टाइम देखो, रात के 12 बज चुके हैं। चलो नीचे आ जाओ और सो जाओ। अमित की माँ ने चाय की ट्रे उठाते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद तीनों उठकर नीचे चले आए। दूसरे दिन जब सुबह राजेश ने आज के अखबार में एक मर्डर की न्यूज़ पढ़ी, और ये न्यूज़ इसी गांव के आसपास क्षेत्र से संबंधित थी। कल रात एक शख्स की कटी हुई लहूलुहान डेड बॉडी एक सुनसान जंगल के घनघोर इलाके की तरफ पुलिस ने बरामद की थी। ऐसा लग रहा था किसी खूंखार जानवर ने उस पर अटैक किया था, या किसी इंसान ने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया हो। और इसी के साथ ये खबर और गांव में राजेश को मोहन के द्वारा सुनने को मिली। गांव का बिरजू नाम का एक मजदूर कल रात से ही एक खौफ के दहशत में और अंदर से काफ़ी डरा सहमा है, और इसका खुलासा ना वो अपनी पत्नी से कर पा रहा है, ना ही गांव वालों से। कल रात 9 बजे गांव के जंगल वाले उसी स्थान पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई है। इन दोनों खबरों से राजेश का माइंड घूम गया। राजेश ने गौर किया जो मर्डर की न्यूज़ अखबार में थी और जिसका खून हुआ था उसका नाम मंगेश था। पहले ये एक नामी चोर लुटेरा था, चोरी डकैती करता था और कई बार जेल जा चुका था। और आज के न्यूज़पेपर में उसका कत्ल बहुत ही निर्दयता से किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बिरजू नामक शख्स उसी स्थान पर किसी अनहोनी को देखना, ये दोनों घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। अब राजेश का माइंड तीव्र गति से एक ही तरफ दौड़ने लगा। कहीं इन घटनाओं का संबंध वो नीली आंखों वाली लड़की राधिका से तो नहीं, फिर क्या था? उसके बाद राजेश विक्रम और अमित के साथ बिरजू के घर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद राजेश, विक्रम और अमित तीनों बिरजू के घर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी से मुलाकात हुई। उसके बाद वो लोग बिरजू से बात करने के लिए उसके पास आए। देखा बिरजू एक शॉक में था। ऐसा लग रहा था उसने अपनी आंखों से हैरत अंगेज और भयावह चीज़ को देखा हो। उसके बाद राजेश ने उससे अत्यधिक भय का कारण पूछा, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जब अमित ने एक रूहानी आत्मा और खतरनाक औरत के बारे में जिक्र किया, तो उसने किसी तरह से उन लोगों के सामने रात की उस घटना को बयां किया। कल रात जब वो अपने काम से लौट रहा था, तब वो शराब के नशे में अनजान दिशा की तरफ निकल गया। उसे कुछ होश नहीं था वो कहाँ जा रहा है। एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर अचानक ही उसने देखा झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर किसी मर्त जानवर को घसीट कर ले जा रहा था। और उसके बाद एक भयानक दृश्य सामने देखने को मिला। एक औरत किसी इंसान को घसीटते हुए ले जा रही थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। उसके बदन पर एक लाल साड़ी लिपटी हुई थी। जगह जगह उस औरत के जिस्म पर खून के कतरे बिखरे हुए थे, और वो आदमी मर चुका था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में खतरनाक हथियार गोदे गए हों। पूरा शरीर कटा फटा था। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून बह रहा था। ये देख मैं काफ़ी डर गया। थोड़ी देर बाद वो औरत उसे घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसके बाद मुझे वो नज़ारा देखने को मिला जिसे देख मेरा नशा उतर गया।
जब उस औरत का मैंने चेहरा देखा तो मैं अंदर तक सिहर गया। पूरा शरीर कांपने लगा। एक दहशत और खौफ मेरे अंदर समा गया। उस औरत का चेहरा जला हुआ खतरनाक दिख रहा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पल भर में ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये देख मैं गिरते पड़ते वहाँ से भागा और एक सड़क पर आकर गिर पड़ा। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मैं किसी तरह घर तक पहुंचा। मेरी आंखों के सामने हुई ये घटना इतनी भयानक थी कि मैं इसे किसी से कह नहीं पाया। बिरजू की कहानी सुनकर राजेश को पूरी तरह से यकीन हो गया। ये राधिका की ही आत्मा थी। उसका भयानक प्रतिशोध एक और इंसान को अपने शिकंजे में कस चुका था। उसके बदले की आग उन इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म कर रही है जो उसके गुनहगार हैं। धीरे धीरे ये दिन गुजरा। नीलिमा की माँ होश में लौट चुकी थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। सर पर गहरी चोट लगने से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। शाम के वक्त राजेश और विक्रम गांव के बाहर एक नहर के पास एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। विक्रम कार के बोनट पर बैठा हुआ राजेश को देख रहा था और राजेश पास में खड़ा नहर के बहते हुए पानी को देख रहा था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। आसपास के ग्रामीण किसान और अन्य लोग खेती से लौट रहे थे। एक आध राहगीरों का आना जाना लगा था। तभी विक्रम ने उससे कहा, अब क्या सोच रहे हो राजेश? यही कि अब तू अकेला वापस शहर चला जा और मैं तब तक शहर नहीं लौटूंगा जब तक इस अनोखी समस्या का अंत नहीं हो जाता। मैं यहीं रहूंगा, इसी गांव में। राजेश की बात पर विक्रम आश्चर्य से उसे देख रहा था। तब राजेश ने उससे दोबारा कहा, विक्रम, इस गांव में आने के बाद मैं अपने आप को अजीब अनहोनी के दायरे में खड़ा पा रहा हूँ। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल हो रही है। जब तक इस राधिका की मौत से पर्दा उठ नहीं जाता, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजेश ने विक्रम से कहा। राजेश की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और कार के बोनट से उतरकर उसके पास आया और राजेश को अपनी तरफ करके बोला, राजेश, तू क्या समझता है? तू कह देगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बात कर दी तूने यार। अगर तू इस रहस्यमयी अजीबोगरीब प्रॉब्लम को हल करना चाहता है तो सुन, ये विक्रम भी तेरे साथ हमेशा रहेगा। हम दोनों साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। मगर विक्रम, इससे पहले राजेश कुछ कहता, विक्रम बीच में ही बोल पड़ा, बस राजेश, और कुछ नहीं। जो मैंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझ। ठीक है विक्रम, वाट एवर यू वांट इज राइट। तू चल भाई, वापस घर चलें। सूरज डूब चुका है और शाम घिर चुकी है, विक्रम ने उससे कहा और दोनों कार में बैठ घर वापस लौट आए।